और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, जहां 2 दिन राज्य में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश, आंधी तूफान का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मंगलवार शाम आंधी तूफान से बड़ा नुकसान हुआ है। हरिद्वार में 2 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल। उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरने से 26 बकरियों की मौत हो गई है। तो येलो अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन का राज्य में मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है। तेज बारिश, आंधी तूफान की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हरिद्वार में 2 लोगों की मौत हो गई है और अलग अलग जिलों में भी इसी तरह हाल है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। कहीं पर पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पर बिजली ठप है और इस तरीके से मौसम की वजह से जनता परेशान है। देहरादून और आसपास जबरदस्त आंधी के साथ बारिश हो रही है। काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। दून की सड़कों पर कई जगह पर जलभराव हो गया है, तो तेज हवा और आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ भी टूट गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे तक ऐसे ही आंधी और तूफान के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोगों में ऐसे मौसम में ड्राइव नहीं करने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर पेड़ टूटने से नुकसान की भी खबर आई है। बिजली के तार भी कई जगहों पर टूटने की खबर मिली है। उत्तराखंड की 5 बेटियों ने यूपीएससी के एग्जाम को पास करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर की गरिमा नरूला ने पहले प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में 39 रैंक हासिल की है। वहीं नैनीताल की कालाडूंगी की दीक्षिता जोशी ने 58वीं रैंक हासिल की है और बागेश्वर की कल्पना पांडे ने 102 रैंक, चमोली की बागड़ी गांव की मुद्रा गैरोला ने 165वीं रैंक और रुद्रप्रयाग के ग्राम स्विली भरदार की कंचन डीमरी ने 654वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। हल्द्वानी के बाजारों में कल बुलडोजर गरजा है और अतिक्रमण साफ किया गया है। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं एक्शन लेने के। और सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी पहुंचा ये बुलडोजर, जहां सड़क और फुटपाथ में कब्जा जमाए व्यापारियों का पहले नगर निगम कर्मचारियों ने सामान उठाया और फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर का पंजा चला है, जिससे सड़क कब्जा कर व्यापार कर रहे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हल्द्वानी बाजार में तकरीबन 20 से 30 फुट तक चौड़ी सड़कें हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यहां अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन सड़कों पर हो रही दुकानदारी की वजह से लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि बड़े व्यापारी इस कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं। हमेशा अतिक्रमण का विरोधी रहा है। शासन प्रशासन से हम गुहार भी लगाते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है कि प्रशासन 2 दिन अतिक्रमण अभियान चला के और उसके बाद सो जाता है। तो व्यापार मंडल का कहना है कि अतिक्रमण अभियान हटाओ का हमेशा चलना चाहिए। रामनगर की ढिकुली में कल दूसरे दिन भी आपको बताते चले अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा। यहां सिंचाई विभाग ने कई रिजॉर्ट का अतिक्रमण अपनी जमीन से हटाया है। खुद अपना अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस इन रिजॉर्ट्स को 1 हफ्ते पहले दे दिया गया था। बावजूद इसके इन लोगों ने अतिक्रमण खुद हटाने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद विभाग ने पुलिस और राजस्व विभाग के सहयोग से इस अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू की। और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामला विकास नगर की शक्ति नहर से जुड़ा है। शक्ति नहर के दोनों ओर बड़ी संख्या में बाहरी लोग उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किए हुए थे। मार्च में सरकार ने ऐसे करीब 450 अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही यहां फिर से लोग कब्जा करने लगे। जल विद्युत निगम ने विकास नगर पुलिस को इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हफ्ते भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार सुबह न्यूज 18 ने जब इस खबर को दिखाया तो मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद विकासनगर पुलिस हरकत में आई और शक्ति नहर के किनारे अतिक्रमण करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत एक बार फिर से गंभीर आरोप लगा है। इस बार मामला नर्सिंग के पदों पर बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्ति का है। नर्सिंग के पदों पर नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर खासा वायरल भी हुआ है, जिसमें उत्तराखंड में नर्सिंग पोस्ट पर राजस्थान के लोगों के नाम भी थे, जिसके बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी सवाल उठाया है। मामले ने तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बैकफुट पर आ गए। अब धन सिंह रावत ने कहा है कि नर्सिंग के 1564 पदों पर स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले धन सिंह रावत सहकारिता विभाग में नियुक्तियों को लेकर भी गंभीर सवालों में रहे हैं। गोवा और उत्तराखंड सरकार के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को एमओयू साइन हुआ है। दोनों राज्यों के बीच में पर्यटन और यात्रा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मकसद है। एमओयू के तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी से दोनों राज्यों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। योगा, वेलनेस एक्टिविटी से दोनों राज्यों के बीच यात्रा सुगम बनेगी। धामी जी to kindly present souvenir to Honorable Minister of Tourism Goa Shri Rohan। समुद्र से लेकर गंगा जी तक, गंगा जी से लेकर समुद्र तक की आसानी से यात्रा जो लोग गोवा आएंगे, विदेशों के मेहमान, विदेशों के पर्यटक वो उत्तराखंड भी आ पाएंगे और धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के लिए जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो आसानी से 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट पर गोवा पहुँचेंगे और गोवा से यहाँ आ सकते हैं। So it will give much more opportunity for tourists, international and domestic, to see each other. So हमारे टूरिस्ट जो गोवा आते हैं वो उत्तराखंड आना, उत्तराखंड के टूरिस्ट गोवा आना, ये जो शुरुआत हो जाएगी उसमें आई थिंक वी हैव टुडे एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और उत्तराखंड के लिए भी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विभागों से होने वाली इनकम को लेकर मीटिंग की है। उन्होंने कहा है सरकारी विभागों की इनकम के टारगेट पूरा करने के लिए जरूरी भी है ऑनलाइन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। सीएम ने कहा है कि प्लानिंग के साथ काम किया जाए। इसके साथ ही जिन सेक्टर से उम्मीद के मुताबिक इनकम नहीं हो रही है उसकी वजहों को भी खोजा जाए। देहरादून से खबर, जहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सीएम धामी से मिले हैं। सीएम हाउस में अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। बता दें कि उत्तराखंड को फिल्म इंडस्ट्री के लिए हब बनाने पर बातचीत हुई है। मंगलवार की सुबह अक्षय कुमार केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे और देर शाम सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की। उत्तराखंड का अगला और 18वां चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसको लेकर अब चर्चाओं और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 31 जुलाई को मौजूदा चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू रिटायर होंगे, पर सवाल है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलेगा या पहली बार कोई महिला आईएएस चीफ सेक्रेटरी बनेगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू 31 जुलाई को रिटायर होंगे, पर अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा या पहली बार किसी चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलेगा, ये फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है। नजरें इस बात पर टिकी है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू को एक्सटेंशन मिलेगा या 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी राज्य की पहली महिला और 18वीं मुख्य सचिव बनेंगी। वहीं खास बात ये भी है कि उत्तराखंड में अब तक किसी चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं मिला है। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडे के मुताबिक ये फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार का होता है। थ्योरेटिकली तो स्टेट गवर्नमेंट का, फिर बाकी पॉलिटिकल सिस्टम में तो अलग अलग चीजें होती हैं, वो बात अलग है। बट प्राइमरीली वो राज्य का जो मुखिया है उन पर, उनकी इच्छा पर निर्भर है। उत्तराखंड में धामी सरकार के सामने अगली चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पहली बार किसी महिला को चीफ सेक्रेटरी बनाकर सरकार उत्तराखंड के महिला वोटर्स को साधना चाहेगी। चीफ सेक्रेटरी पर सरकार का फैसला चाहे जो भी हो, पर नए चीफ सेक्रेटरी के लिए सेंटर के प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चुनौती होगा। दिसंबर 2023 तक केदारनाथ में तीसरे फेज का काम पूरा करना, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के हिसाब से काम आगे बढ़ाना, ऑल वेदर रोड का काम पूरा करना, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। स्मार्ट सिटी देहरादून का काम पूरा करना, हर घर नल हर घर जल स्कीम को कंप्लीट करना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में तेजी से काम, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा होना है। बात साफ है,
चीफ सेक्रेटरी चाहे जो भी बने, पर नए चीफ सेक्रेटरी के सामने केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाने के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने की भी बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों पहाड़ में दौरा कर रहे हैं। नैनीताल पहुंचे कोश्यारी ने एक बार फिर राजनीति से दूरी बनाने की बात कही है। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वो 2016 में ही राजनीति से दूरी बना चुके हैं और अब सिर्फ पहाड़ में लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। कोश्यारी ने कहा कि स्वरोजगार से ही पहाड़ में पलायन को रोका जा सकता है। मैंने 2016 में बोल दिया था मुझे 19 नहीं लड़ना, मुझे राजनीति नहीं करनी। इसलिए जब राज्यपाल बनाया तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। तो इसलिए अभी 2024 की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड G20 सम्मेलन का आज से गंगा आरती के साथ शुभारंभ होने जा रहा है। देश विदेश से आए डेलीगेट्स जानकी पुल सही होते हुए ही परमार्थ निकेतन पहुंचेंगे, जिसके लिए जानकी पुल को लेकर आपको बता दें वहां पर लेजर लाइट शो के जरिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सामने ही राम झूला का भी नजारा देखने लायक है। तो 24 मई से 27 मई तक G20 सम्मेलन चलेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज से विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। परमार्थ निकेतन से ओड़ी गांव तक सजावट की गई है। G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए जानकी पुल और राम झूला पुल पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जानकी पुल को बेहतरीन लाइटिंग और लेजर लाइटिंग के साथ सजाया गया है। गंगा में लेजर शो किया जा रहा है और ये नज़ारा देखने लायक है, जिसका आनंद विदेशी मेहमान यहां आकर उठाने जा रहे हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। 25 मई को देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का आगाज होने जा रहा है। मंगलवार को इसका ट्रायल रन किया गया। वंदे भारत में यात्रियों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी, जायजा लिया न्यूज़ 18 की टीम ने। ये रिपोर्ट देखिए। आज वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून पहुंची। दून से चलने वाली ये ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन महज 4.5 घंटे में देहरादून से यात्रियों को दिल्ली पहुंचाएगी। वंदे भारत में क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने वंदे भारत का जायजा लिया। 25 मई से वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होगी और मात्र 3.5 घंटों में अपना सफर शुरू करेगी। इसकी खासियत आज हम आपको बताएंगे क्या कुछ इसमें खास होने वाला है। सबसे पहले यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये 360 रोटेट है, 360 डिग्री पर घूम सकती है। यानी कि जब यात्री यहाँ पर आएंगे तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी चेयर्स को घुमा सकेंगे। इन पर बैठने का जो उनको तरीका सही लगता है उस पर बैठ सकेंगे। साथ ही इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसमें यात्रियों के लिए ये टेबल्स जो है फोल्डेबल भी बनाई गई है, ताकि यात्री यहां पर कुछ खा भी सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप को कैरी करने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर अपना लैपटॉप पर काम भी कर सकते हैं। जो ट्रेन का सफर है वो लगभग काफी खूबसूरत रहने वाला है ये सफर, और मात्र 3.5 घंटों में इसका सफर ये पूरा होगा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की ये स्पीड से जाएगी। साथ ही यहाँ पर ट्रेन में सामान रखने का भी काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, ताकि यात्री जब यहाँ पर आए तो वो अपना सामान भी कैरी कर सकते हैं, अपने सामान को भी रख सकते हैं। साथ ही अब अगर हम आगे की बात करें तो इसमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, ताकि सभी एक्टिविटीज पर ध्यान रखा जा सके। पर आपको दिखाना चाहेंगे ये हॉट केस भी बनाए गए हैं, ताकि जब यहाँ पर खाना आए तो वो काफी देर तक गर्म भी रखा जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। फ्रिज लगाए गए हैं। साथ ही यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि वो ठंडा पानी यहाँ से ले सकते हैं। इसके अगर मैं गेट की भी बात करूं तो इसमें ऑटोमेटिक गेट लगाए गए हैं, जो कि मात्र एक सेंसर की मदद से खुल सकेंगे। आप एक टच से इन गेट्स को खोल सकेंगे। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा डोर जो है ये ऑटोमेटिक है और ये अपने आप ही बंद हो जाएगा।
और इसी के बाद जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर और सिंगल उससे ये खुल जाएगा, तो तमाम ऐसे फीचर्स हैं इसमें जो कि ऑटोमेटिक हैं और काफी शानदार इसके फीचर्स रहने वाले हैं। इसी के साथ ही तमाम ऐसी चीजें हैं जब यात्रियों को अगर माना कि अपनी बात चालक तक पहुंचानी है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफी फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि अपनी बात इजीली बता सकेंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये टॉक सिस्टम है, यहाँ पर यात्री इस बोल करके अपनी बात चालक तक पहुंचा सकेंगे, अपनी कुछ भी डिमांड्स होंगी या फिर कुछ भी चीज होंगी तो वो यहाँ पर इजीली पहुंचा सकेंगे। वंदे भारत को लेकर उत्तराखंड के लोगों में खासा उत्साह है और अब सभी को इंतजार है 25 मई का, जब ये ट्रेन देहरादून से दिल्ली के बीच फर्राटा भरने लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।